टोमेटो चावल वाली की सफलता। अरे बस बस रोक दो भैया, ये ऑटो यहीं रोक दो, मेरा घर आ गया, ये लो तुम्हारे पैसे। ऐसा कहकर वो औरत अपनी साड़ी के पल्लू से अपना पसीना पोंछते हुए घर के अंदर जाती है और कूलर ऑन करके उसके आगे बैठ जाती है। उफ, कितनी गर्मी है बाहर। इतनी चिलचिलाती धूप में तो अंडा पानी में डालकर रख दो तो वो भी उबल कर बाहर आ जाएगा। तभी उसकी पड़ोसन उसके घर आती है। बिल्कुल सही कहा बहन जी आपने, ये लो तुम्हारे लिए आम का पन्ना बनाकर लाई हूँ, इससे तुम्हें आराम मिलेगा इस गर्मी से। अरे आपका बहुत बहुत शुक्रिया बहन जी। अब ये बताओ इतनी परेशान क्यों लग रही हो? अब जवान बेटी की माँ परेशान नहीं होगी तो कौन होगा? तुम तो जानती ही हो, युक्ति अब बड़ी हो गई है और उसकी शादी की चिंता भी मुझे सता रही है। बस उसी के लिए पंडित जी के कहने पर लड़का देखने गई थी, लेकिन वो तो एक नंबर का नकारा लड़का था, कुछ काम धंधा ही नहीं करता और हर वक्त बस गुटखा मुंह में दबाए बैठा हुआ था। यही हाल तो मेरा भी है, मैं खुद अपने बेटे के लिए लड़कियां देख देख कर परेशान हो गई हूँ। वैसे एक आइडिया है बहन जी, क्यों ना मैं अपने बेटे की शादी तुम्हारी युक्ति से करवा दूं? वैसे भी हम कितने सालों से पड़ोसी हैं और अच्छी सहेलियां भी, और दोनों बच्चे भी बचपन से साथ में खेले हैं तो वो भी अच्छे से जानते ही हैं एक दूसरे को। और अब हमने नया घर भी ले लिया, यहाँ से 20 मिनट की दूरी पर ही। बेटी का ससुराल ज्यादा दूर भी नहीं होगा। विचार तो अच्छा है, वैसे भी विशाल मुझे भी पसंद है, दोनों की जोड़ी अच्छी लगेगी। शाम को युक्ति ऑफिस से घर आई तो घर वालों ने उसे विशाल के आए हुए रिश्ते के बारे में बताया। क्या क्या कहा मम्मी? वो बंदर, उस बंदर से मेरी शादी करवाओगे? ऐसा नहीं बोलते बेटी, वो तेरा होने वाला पति है। वो कार्टून मेरा पति। बेटा तो उसमें बुराई ही क्या है, कई सालों से जानते हैं उन्हें, हमारे अच्छे पड़ोसी रहे हैं और भले लोग हैं। विशाल भी अच्छा लड़का है और फिर मजे की बात यह है कि उनका घर यहाँ से 20 मिनट की दूरी पर है। अब इतना पास ससुराल और मायका हो तो लड़की को और क्या चाहिए? जब हमारा दिल करे हम तुमसे मिलने भी आ जाया करेंगे। जो भी है, लेकिन मुझे उस बंदर से शादी नहीं करनी। अब तेरी मर्जी नहीं चलेगी, तुझे हमारी खुशी के लिए उस विशाल से ही शादी करनी पड़ेगी, और तूने उससे शादी नहीं की तो फिर हम कभी तुझसे बात नहीं करेंगे और फिर खुद ही अपने लिए लड़का ढूंढ लियो। ऐसा तो हमारी तो नाक कट जाएगी, हमने उनसे हाँ कह दिया और अब लड़की मना कर रही है। दोनों माता पिता उसे इमोशनल कर देते हैं और ना चाहते हुए भी युक्ति को विशाल से शादी के लिए हाँ करनी पड़ती है। उधर विशाल का भी यही हाल था। मैं उस लड़की से शादी नहीं करूंगा माँ, वो तो एक नंबर की नक्चरी बंदरी है, नहीं करनी मुझे उससे शादी। उससे तो अच्छा होगा कि मैं सारी उम्र कुंवारा ही बैठा रहूं। अगर कल को कोई बेकार लड़की तेरे पल्ले पड़ गई जिसने हमें घर से निकाल दिया और हमें वृद्धाश्रम भेज दिया तो देख विशाल, अगर तूने उससे शादी नहीं की ना तो तू मेरा मरा हुआ मुंह देखेगा। अब बेचारे क्या करते, दोनों फंस चुके थे और ना चाहते हुए भी उन दोनों को शादी करनी पड़ती है। और फिर शादी के अगले दिन, वाह बहू तू तो बड़ी जल्दी उठ गई, लगता है अपनी पहली रसोई की चिंता ने तुझे जगा दिया। अरे नहीं माँ जी, वो सारी रात उस विशाल ने सोने ही नहीं दिया, जोर जोर से खर्राटे मारता है वो, मुझे तो नींद ही नहीं आई। हाँ हाँ, वो आदत उसे अपने दादा और पापा से विरासत में मिली है। पहले ये आदत इसके दादा को थी, फिर पापा में आई और फिर इसमें। लेकिन तू फिक्र मत कर, धीरे धीरे तुझे भी इसकी आदत हो जाएगी। और बहू अपने पति का नाम नहीं लेते, उसे वो बोल। नहीं माँ जी, वो तो मुझसे नहीं हो पाएगा, वो क्या है ना, बचपन से उसकी वही आदत है ना। अच्छा ठीक है, ले लिया कर नाम, वैसे भी आजकल का फैशन बन गया है। अच्छा युक्ति बेटी, तू अपनी पहली रसोई में हलवा बना ले, मैं तब तक बाकी घर वालों को भी उठा देती हूँ, वो सब भी फ्रेश हो जाएंगे। जी ठीक है माँ जी, आप मुझे सामान बता दीजिए कहाँ रखा है, मैं बना दूंगी। कुछ देर बाद सभी लोग फ्रेश होकर टेबल पर आ जाते हैं और युक्ति भी गर्मा गर्म हलवा बना कर ले आती है। विशाल बेटा, जरा अपने खर्राटों पर कंट्रोल कर, तेरे कारण बहू कल रात ठीक से सो नहीं पाई। अच्छा, तो उस नक्चरी बंदरिया ने आते मेरी शिकायत लगा दी आपसे? अरे अपनी शक्ल जाकर देखो जरा, तो पता चलेगा कि असल में कौन बंदर है। तुम्हारी तो शक्ल ही बंदर जैसी है। बंदर बंदर बंदरिया बंदरिया। अरे अरे बस करो, अब तुम दोनों पति पत्नी हो, यूं घर को अखाड़ा बनाने की जरूरत नहीं है। चलो अब सब चुपचाप से हलवा खाओ, मैं तब तक बाकी का नाश्ता भी ले आती हूँ। प्रभा देवी कुछ देर बाद चावल और करेले लेकर वहाँ आ जाती हैं। ये क्या, करेले और चावल? ये कौन खाता है माँ जी? हम खाते हैं बेटा, और अब तू भी आदत डाल ले, आखिरकार तू बहू है इस घर की। हाँ भाभी, मुझे भी नहीं पसंद था, लेकिन माँ के आगे भला किसकी चलती है। अब मुझे भी तो खाना ही पड़ता है क्योंकि मम्मी बहुत गुस्सा हो जाती है। अब जैसे तैसे युक्ति को भी मन मार कर वो खाना ही पड़ता है। फिर अगले दिन,
विशाल, तू अभी ऑफिस जा रहा है ना, तो बहू को भी मायके छोड़ता जा। आज उसकी पग फेरे की भी रस्म है। मैं नहीं ले जा रहा, इसका मायका है कितनी दूर, इसे बोलो रिक्शे से चली जाएगी। तू पागल हो गया है क्या? बहू पग फेरे की रस्म के लिए रिक्शे में जाएगी अब? कोई बात नहीं माँ जी, मैं चली जाऊंगी। वैसे भी इसकी खटारा गाड़ी में जाने से अच्छा मैं रिक्शे में ही चली जाऊं। अच्छा, मेरी गाड़ी खटारा है? और नहीं तो क्या। बस फिर क्या था, फिर दोनों में तू मैं शुरू हो गई। हे भगवान, अरे बस भी कर, जब देखो कुत्ते बिल्ली की तरह लड़ते रहते हो। अब ना चाहते हुए भी उसे युक्ति को अपने साथ ले जाना पड़ता है और अब दोनों एक साथ चले जाते हैं। अब विशाल अपनी मर्जी के पुराने गाने गाड़ी में चलाता है, लेकिन युक्ति को वो गाने बिल्कुल भी पसंद नहीं आते। बिल्कुल अपनी ही तरह पुराने जमाने के गाने सुनते हो। हटाओ, म्यूजिक चेंज करो। फिर युक्ति तेज म्यूजिक चला देती है। अरे बंद करो ये शोर शराबा, अगर मेरी पसंद का नहीं चलेगा तो तुम्हारी पसंद का भी नहीं चलेगा। तुम्हें मुझे चिढ़ाने में इतना मजा क्यों आता है? क्योंकि तुम गुस्से में और भी हसीन लगती हो। सच्ची? अरे नहीं, जोक मारा। कैसा लगा मेरा मजाक? अब युक्ति भी हंसने लगती है। अरे वाह, मैं अपने घर आ गई। मम्मी पापा की कितनी याद आ रही थी। वैसे तुम लड़कियों में भी कितनी हिमायत होती है जो अपने माँ बाप को छोड़कर आना पड़ता है। हाँ वो तो है। तभी युक्ति की आंखें नम हो जाती हैं। तुम भी आओ ना अंदर। अभी नहीं, मैं ऑफिस के लिए लेट हो रहा हूँ। शाम को आते हुए मम्मी पापा से मिल लूंगा। अच्छा ठीक है। बाकी सब तो ठीक है मम्मी, लेकिन उन लोगों को ना एक बड़ी अजीब आदत है, टमाटर के साथ चावल खाने की। हैं? ये भला कैसी आदत है? भला टमाटर की चटनी के साथ कौन ही चावल खाता है, वो भी बिना दाल के। अच्छा फिर भी तू एक काम कर, तू उस चटनी की जगह हल्का सा उस चटनी को पतला कर ले और मसाला अच्छा सा बनाकर रसीले टमाटर की चटपटी खट्टी मीठी सब्जी बनाकर चावल के साथ बना लेना। देखना उन्हें खूब पसंद आएगी। हाँ आइडिया तो अच्छा है, लेकिन फिलहाल आप मेरे लिए बढ़िया सा नाश्ता बना दो। शाम को युक्ति घर आकर अच्छे से मसाला बनाकर उसमें रसीले टमाटर की रसेदार चटपटी खट्टी मीठी सब्जी बनाकर तैयार कर लेती है और चावल के साथ परोसती है। बहू ये क्या है? माँ जी, ये टमाटो की चटपटी रसेदार सब्जी है, एक बार खाकर तो देखिए। नहीं नहीं नहीं, ये हमारे यहाँ कोई नहीं खाता। माँ जी खाना तो पड़ेगा, मैंने भी आपके हाथ के बने सूखे टमाटर की चटनी और चावल भी तो खाए थे, आप सब भी एक बार खाकर देखिए ना। उसके कहने पर सभी वो टमाटो की चटपटी सब्जी के साथ चावल खाने लगते हैं, जो सभी को बड़े पसंद आते हैं, यहाँ तक कि विशाल को भी। सभी उसकी खूब तारीफ करते हैं। भाभी ये तो माइंड ब्लोइंग बनी है। मैं क्या कह रही थी, मेरे कॉलेज में ना एनुअल फेस्ट होने वाला है, आप उसमें ये टमाटो चावल बनाकर बेचो, देखना आप एक दिन में ही छा जाओगी। क्या ननद जी, ये इतने भी अच्छे नहीं बने होंगे। नहीं युक्ति, ये सच में बहुत अच्छे बने, एक बार तुम ट्राई तो करो, जो तुम्हारे अंदर टैलेंट है उसे शो तो करो। अब वो सभी उसे खूब हिम्मत देते हैं, जिसके बाद युक्ति उसके लिए तैयार हो जाती है और वो अपनी ननद के कॉलेज में फेस्ट वाले दिन स्टॉल लगा लेती है। और सच में वहां कई तरह के स्टॉल लगे थे, लेकिन उन सब में लोगों को उसके हाथ के बने टमाटो चावल ही पसंद आते हैं। उसकी उस रोज खूब कमाई होती है, साथ ही वो दिन उसके लिए यादगार बन जाता है, क्योंकि कोई चुपके से उसकी वीडियो सोशल मीडिया पर डाल देता है, जिससे उसके पास अब खूब सारे ऑनलाइन ऑर्डर भी आने लगते हैं और अब वो टमाटो चावल वाली के नाम से मशहूर हो जाती है और घर से ही टमाटो चावल की सर्विस लोगों तक पहुंचाने लगती है और खूब कमाई करती है। पूनम अपने पति मोहन और बेटी ज्योति के साथ खुशी खुशी अपनी जिंदगी को जी रही थी। मोहन का बिजनेस भी अच्छा था। मोहन भी अपनी पत्नी और बेटी को बहुत प्यार करता था और हमेशा उन्हें खुश रखने की कोशिश करता था। सब कुछ ठीक था, पर एक दिन अचानक मानो पूनम की खुशियों को किसी की नजर लग गई। कहते हैं जब व्यक्ति अमीर और पैसे वाला होता है तो बुरी संगत उस पर जल्दी हावी होती है। ऐसा ही मोहन के साथ हुआ। मोहन को दोस्तों के साथ खाने पीने की आदत पड़ गई। वो अक्सर पार्टी करने के बहाने दोस्तों में शराब पर पैसा बहाने लगा। उसने दोस्तों के साथ पीने खाने के लिए घर की एक एक चीज बेचनी शुरू कर दी। सुनो, ये सोने की चेन और चूड़ियां कहाँ ले जा रहे हो? मेरा गहनों का डिब्बा वापस करो। ये गहने मैंने तुझे बनवा कर दिए थे, समझी? तो इन गहनों पर मेरा हक है, मैंने कहीं भी लेकर जाऊं? हैं? तू होती कौन है मुझे रोकने वाली? चल हट जा मेरे सामने से। आप ये गलत कर रहे हो। देखना आपकी पीने खाने की बुरी आदत एक दिन हमारा सब कुछ बर्बाद कर देगी। मोहन ने पूनम की एक नहीं सुनी। धीरे धीरे मोहन ने अपना सब कुछ बेच दिया, यहाँ तक कि घर भी। अब वो बहुत गरीब हो चुके थे। मोहन पूनम और ज्योति को लेकर एक किराए के घर में रहने लगा।
शराब ज्यादा पीने के कारण मोहन की तबीयत बहुत खराब रहने लगी थी और घर में दवाई के पैसे नहीं थे। क्या करूं, घर में तो बिल्कुल भी पैसे नहीं है। इनकी दवाई खत्म हो रही है, पर मुझे कुछ तो करना ही होगा, नहीं तो इस घर का खर्च कैसे चलेगा। सब मेरे कारण हुआ है। ना मैं शराब जैसी बुरी चीज को अपनी आदत बनाता और ना हमारा ये हाल होता। बना बनाया बिजनेस, घर, गाड़ी सब बिक गया, और तो और हमारी ज्योति का स्कूल भी छूट गया। बात करते करते मोहन रो पड़ा। अरे आप चिंता क्यों करते हो, मैं हूं ना कोई काम ढूंढ लूंगी, आप चिंता मत करो। पूनम मोहन की हालत देखकर और परेशान हो गई। पूनम के पड़ोस में सरोज नाम की एक महिला रहती थी। वो दाल चावल का ठेला लगाती थी, पर वो अपना सब कुछ बेचकर गांव जा रही थी। क्या हुआ सरोज दीदी, आपने दाल चावल का ठेला नहीं लगाया? नहीं, हम तो अपना सब कुछ बेचकर गांव जा रहे हैं। गांव में अपनी जमीनें हैं, वहीं खेती बाड़ी करके रहेंगे। बच्चे भी दादा दादी के पास गांव में ही रहते हैं, तो उन्हें भी अकेले परेशानी होती है। बस 1-2 दिन में चले जाएंगे। सरोज दीदी, मेरे पास भी कोई ऐसा काम नहीं है जिससे मैं घर का खर्चा निकाल सकूं। अगर आप गांव जा रहे हो तो क्या मैं दाल चावल बेचने का काम शुरू कर दूं? बहुत परेशानी चल रही है, घर में कुछ भी समझ में नहीं आ रहा क्या काम करूं। हाँ क्यों नहीं, इसमें क्या परेशानी है, मैं तुम्हें सब समझा दूंगी और ठेला और बर्तन खरीदने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, तुम्हें सब कुछ बना बनाया मिल जाएगा। पर सरोज दीदी, मेरे पास अभी इतने पैसे नहीं है कि मैं आपको। अरे तो पैसे किसने मांगे हैं? तुम आराम से अपना काम शुरू कर लो, उसके बाद जब थोड़ी कमाई होने लगे तब हम इस बारे में बात कर लेंगे। सरोज पूनम की बहुत मदद करती है और पूनम दाल चावल का ठेला लगाने लगती है। सरोज गांव जा चुकी थी, पर उसके बंधे हुए ग्राहक अब पूनम के ठेले पर आने लगे थे। इससे पूनम को बहुत फायदा हो गया। पूनम रोजाना सुबह दाल चावल बनाती थी और पूरा दिन ठेले पर दाल चावल बेचती थी। पूनम की कमाई शुरू होने लगी, जिससे घर का खर्च भी निकलने लगा और मोहन की दवाई भी समय पर आ जाती थी। पूनम ने ज्योति को भी फिर से स्कूल में डाल दिया। पूनम दाल चावल बहुत ही स्वादिष्ट बनाती थी, इसलिए उसके ठेले पर ग्राहकों की बिक्री बढ़ने लगी थी। सब कुछ ठीक हो गया, पर एक दिन चलो एड़े, चल जल्दी से हफ्ता दे। इस एरिया में बहुत समय से आया नहीं, तो सब आराम से मजे कर रहे हो और दिखाई दे रहा है यहाँ पर सब खूब कमाई कर रहे हैं। भैया ये कौन है जो इस तरह से ठेले वालों से बात कर रहा है, और ये हफ्ता क्या चीज है? पूनम बहन, ये इस एरिया का गुंडा है, कुछ समय से आ नहीं रहा था। पहले जब सरोज बहन खड़ी होती थी तब वो भी इसे हफ्ता देती थी। ये हर हफ्ते आता है और अपना हफ्ता लेकर चला जाता है, यानी कि हर हफ्ते 2000 रुपए इसको देने पड़ते हैं। ये तो बहुत गलत बात है, कोई इसके बारे में पुलिस से नहीं कहता? अरे बहन, इस गुंडे से सब डरते हैं, किसकी मजाल की पुलिस में इसके खिलाफ कोई एक भी शब्द कह दे। अब तुम भी इसे चुपचाप पैसे दे देना, वरना ये तुम्हें यहाँ ठेला नहीं लगाने देगा। नहीं भैया नहीं, अत्याचार सहना और अत्याचारी का साथ देना दोनों ही गलत है। मैं इस अत्याचार को सहन नहीं कर सकती, मैं इस गुंडे को पैसे नहीं दूंगी। तभी वो गुंडा वहाँ आ जाता है। अरे यहाँ तो पहले सरोज ठेला लगाती थी ना, लगता है तुम उसकी जगह आई हो। चलो मुझे क्या करना है, चले जल्दी से मेरा हफ्ता दे, मुझे देर हो रही है मुझको। मैं कोई हफ्ता नहीं देने वाली, मैं अपनी मेहनत की कमाई तुम्हें क्यों दूं? जाओ यहाँ से, वरना मैं पुलिस को बुला लूंगी। क्या कहा? पुलिस बुलाएगी तू? पुलिस? मेरे खिलाफ कोई पुलिस में शिकायत नहीं कर सकता, समझी? सब मेरे से डरते हैं, समझी? अब देखता हूँ तू यहाँ ठेला कैसे लगाती है। चल हट यहाँ से। अरे छोरो, निकालो इसके गले में से 2000 रुपए, चलो। तुम लोग ये ठीक नहीं कर रहे हो, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। सब लोग जग्गू नाम के उस गुंडे से डरते थे, कोई भी जग्गू के आगे नहीं बोलता था। जग्गू सबसे पैसे लेकर चला जाता है। पूनम बहुत गुस्से में थी, वो सीधी पुलिस स्टेशन जाती है और जग्गू के खिलाफ शिकायत दर्ज करती है। उस एरिया में ये सब चल रहा है, इस बात का हमें पहले ही शक था। अगर ये खबर हमें पहले किसी ने दे दी होती ना, तो हम कब का जग्गू को गिरफ्तार कर चुके होते। हम जब भी वहाँ के ठेले वालों से कुछ भी पूछने के लिए जाते हैं तो कोई भी जग्गू के खिलाफ गवाही नहीं देता, सब डर जाते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया मैडम, आप सचमुच बहुत बहादुर हैं। आप फिक्र मत कीजिए, हम जग्गू को शाम होने से पहले ही गिरफ्तार कर लेंगे और आपके पैसे आपको मिल जाएंगे मैडम, आप जाइए अब। पूनम की शिकायत पर पुलिस अपना काम शुरू कर देती है। शाम तक जग्गू के सारे ठिकानों पर पुलिस छापा मारती है। जग्गू और उसके सभी साथियों को पकड़ लिया जाता है। पूनम को अपने पैसे वापस मिल चुके थे। आज सभी ठेले वाले पूनम की बहुत तारीफ कर रहे थे। सभी ठेले वाले बेफिक्र थे, क्योंकि पूनम ने उन्हें जग्गू जैसे गुंडे के खौफ से छुटकारा दिलवाया था। कुछ समय बाद मोहन की तबीयत भी ठीक हो जाती है
उनके पास पैसे भी जुड़ चुके थे, इसलिए पूनम और मोहन ने एक होटल खोल लिया। अब पूनम और मोहन की जिंदगी में फिर से सुख के दिन आने लगे थे। बेस्ट बडीज। हेलो फ्रेंड्स, Thanks for watching this video. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट्स करें इस वीडियो पर, और हाँ, शेयर करना भी ना भूलें। और भी मजेदार वीडियो देखने के लिए नीचे दिए गए बेल आइकॉन को दबाएं। देखते रहिए बेस्ट बडीज।